हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर ई क्लासेस बाय मनीष सर में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग बहुत लंबे अरसे बाद आपसे रूबरू हो रहे हैं, आपसे सामने आए हैं आपके। आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा जो हमारी हो रही है उसके क्वेश्चन पेपर का मॉडल आंसर लेकर के आए हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि कक्षा 9 के लिए सामाजिक विज्ञान विषय का जो पेपर हुआ था उस क्वेश्चन पेपर के आंसर क्या होंगे। चलिए हम देखते हैं। तो जैसा कि आपको ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप लोगों को अर्धवार्षिक परीक्षा 2020-21 कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान, समय जो था वो 3 घंटे का था, पूर्णांक 80 अंक के हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने यहाँ पर सभी निर्देशों को पढ़ लिया होगा। महत्वपूर्ण निर्देश जो दिए गए थे वो थे सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है और प्रश्न 2 से 4 तक प्रत्येक हेतु 5 अंक निर्धारित हैं। इस तरह से 20 अंक के ये पेपर हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 3 से 9 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं और इनमें से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 30 शब्दों से ज़्यादा में नहीं होना चाहिए। 30 शब्दों से कम हो सकते हैं, इससे ज़्यादा हमको नहीं लिखना है। तो चलिए हम देखते हैं। इसी तरह के और निर्देश नंबर 3, 4, 5 और 6 दिया हुआ है। इन निर्देशों को पढ़ने के बाद हम आते हैं हमारे मुख्य टॉपिक पर, मॉडल आंसर पर, मॉडल उत्तर पर। तो आप लोगों ने पेपर तो आप लोगों ने दे ही दिया होगा। अब उस पेपर को आप लोग लेकर के बैठ जाइए और देखिए कि उसके आंसर आपने जो लिखे हैं वो सच हैं या नहीं। तो यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनिए। इस सही विकल्प चुनिए के अंतर्गत भी पहला जो है वह आएगा, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और पंजाब किस राज्य से गुजरती है। तो आपको बता दें कि गुजरने वाले जो राज्य हैं, गुजरात से ये स्टार्ट होती है और मिजोरम तक जाती है। गुजरात के बाद में राजस्थान का छोटा सा पार्ट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के बाद में त्रिपुरा और मिजोरम, इसके बाद में वह म्यांमार होते हुए निकल जाती है। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा गा, मध्य प्रदेश। इसके बाद दूसरा जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न था उसमें आपसे पूछा गया था कि हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन दिए थे मकालू, माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, नंदा देवी। इसका आंसर है खा, माउंट एवरेस्ट। तीसरा प्रश्न जो पूछा गया था, प्राथमिक क्रियाकलापों में निम्न में से क्या शामिल नहीं है। कृषि, खनन, पशुपालन और संचार। तो आपको बता दें कि प्राथमिक क्रियाकलापों में संचार शामिल नहीं होगा। बाकी कृषि, खनन और पशुपालन इसलिए होंगे क्योंकि ये प्रकृति से सीधे जुड़े हुए होते हैं, ये प्राथमिक क्रियाकलापों में शामिल होते हैं, जबकि संचार जो है वह प्राथमिक क्रियाकलाप का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसका उत्तर होगा संचार। चौथा आपसे पूछा गया है, भारत का संविधान किस तिथि से लागू किया गया। अंगीकार किया गया अलग विषय है, किस तिथि से लागू किया गया। तो इसका उत्तर आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम होगा, 26 जनवरी 1950। पांचवा प्रश्न, वाटरलू में नेपोलियन की हार किस सन में हुई थी। तो इसका उत्तर है खा, 1815 में। चलिए अब हम रिक्त स्थान भरिए वाला ऑप्शन देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान भरिए। पहला, फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ खाली स्थान सन में हुआ। तो इसका आंसर 1789 ईस्वी में हुआ। दूसरा खाली स्थान, रिक्त स्थान जो है पूछा है आपसे, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित प्रारूप समिति के अध्यक्ष खाली स्थान थे। तो इसका उत्तर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तीसरा प्रश्न या तीसरा रिक्त स्थान, नेल्सन मंडेला का संबंध मुख्यतया खाली स्थान गणराज्य से था, दक्षिण अफ्रीकी गणराज्य से था। चौथा, भारत में हरित क्रांति का जनक खाली स्थान को माना जाता है। तो इसका उत्तर होगा MS स्वामीनाथन। पांचवा, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल विश्व प्रसिद्ध है, अमरकंटक खाली स्थान में जाएगा। अब सही जोड़ी बनाइए में, भ्रंश घाटी, तापी, तृतीयक क्षेत्र, व्यापार। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का आरंभ सन 2000-2001 से हुआ था। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1952 से 57 तक, और पहला जो विश्व युद्ध था उसका आरंभ हुआ था सन 1914 से।
प्रश्न क्रमांक 4 अब आपके सामने है। तो इसमें हम देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में या एक वाक्य में देना है। तो पहला प्रश्न है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो इसका उत्तर है अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर है, बैरन जो ज्वालामुखी है वह। दूसरा आपसे प्रश्न पूछा है इसमें, ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतया कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो इसका उत्तर है मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी। तीसरा, रंगभेद के खिलाफ संघर्ष किस देश में हुआ था? डेफिनेटली साउथ अफ्रीका, मतलब दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, ये भी आपको पता है। नेपोलियन बोनापार्ट ने 1904 में खुद को कहाँ का सम्राट घोषित किया था? तो इसका आंसर है फ्रांस का सम्राट घोषित किया था उसने स्वयं को, डायरेक्टरी के शासन के बाद। पांचवा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा, जो ऑब्जेक्टिव बेसिस के 20 नंबर के प्रश्न थे वो आप लोगों ने किए होंगे, और इसी तरह से अगर किए होंगे तो आपको पूरे 20 में से 20 अंक मिल जाएंगे। इसके बाद आते हैं, ये निर्देश आप लोगों ने पढ़ा होगा कि क्वेश्चन नंबर 5 से 9th तक जो है वे अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और 2 अंक के हैं। मतलब 2 अंक के प्रश्नों में 30 शब्द से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपसे पूछने का प्रयास किया गया है। प्रश्न क्रमांक 5 में आपसे पूछा गया है दास प्रथा क्या है, और इसी में अथवा दिया गया है कि बास्तील के पतन से क्या आशय है। तो यहाँ पर जिन्होंने दास प्रथा क्या है लिखा होगा तो उनके लिए उत्तर है, स्वयं की सेवा करने के लिए धनवान मनुष्यों द्वारा धनहीन मनुष्य को मूल्य देकर खरीदने अथवा बेचने की प्रथा को दास प्रथा कहते हैं। अब इस परिभाषा के इर्द गिर्द थोड़ा भी अगर मिलाकर आप लोगों ने लिखा होगा तो आपके टीचर इसमें आपको नंबर दे देंगे। लेकिन जिन विद्यार्थियों ने बास्तील के पतन से क्या आशय है इसके बारे में लिखा है तो आप लोग मिलाकर देख लीजिए। इसका उत्तर होगा, बास्तील का किला पेरिस में स्थित था, जो कि फ्रांस के निरंकुश शासन का प्रतीक था, जिसे 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों की भीड़ द्वारा ढहा दिया गया। इसे ही बास्तील का पतन कहते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने लिखा होगा तो आपको पूरे 2 अंक इस प्रश्न के उत्तर में मिल जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं हम। यहाँ पर पहला पूछा गया है 6 में, रूसी क्रांति का समय स्पष्ट कीजिए अथवा प्रथम विश्व युद्ध एवं द्वितीय विश्व युद्ध का काल निर्धारित कीजिए। तो जिन्होंने रूसी क्रांति के संबंध में लिखा है उसके लिए उत्तर है, रूसी क्रांति फरवरी 1917 तथा अक्टूबर 1917 में संपन्न हुई। हालांकि इसके पूर्व 1905 में भी रूस में क्रांतिकारी उथल पुथल देखने में आई थी। अगर आप ये लिखते हैं तो आपको पूरे 2 अंक मिलेंगे। अथवा यदि आपने प्रथम विश्व युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध का काल निर्धारित किया है तो इसका उत्तर इस तरह से आएगा कि प्रथम विश्व युद्ध सन 1914 से 1918 तक, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध सन 1939 से 1945 तक चला। तो इस तरह से प्रश्न क्रमांक 6 पूरा होता है। प्रश्न क्रमांक 7 पर हम आते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 7 में आपसे पूछा गया है, गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है? इसी का अथवा क्रांतिकारी महिला ओलंप दे गूज का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए। तो यहाँ पर आपने किताब पढ़ी होगी तो गृह युद्ध किसे कहते हैं सीधा सीधा नहीं आया होगा, लेकिन उसको पढ़ने के बाद हम इतना समझ गए हैं कि गृह युद्ध किसे कहते हैं। तो यहाँ पर इसका उत्तर इस तरह से बनेगा कि एक ही राष्ट्र के अंदर अलग अलग संगठित गुटों के बीच होने वाले सशस्त्र संघर्ष को अथवा युद्ध को गृह युद्ध कहा जाता है। अब यदि जिन विद्यार्थियों ने ओलंप दे गूज के बारे में लिखा होगा तो आपको मेरा वो वीडियो याद आ रहा होगा ई क्लासेस बाय मनीष सर में, जिसकी लिंक भी आपको यहाँ पर ऊपर दिखाई दे रही है। वहाँ उसको क्लिक करके आप इनका इंटरव्यू देख सकते हैं कि ओलंप दे गूज के बारे में आपकी किताब में सीधी सीधी कोई बातें नहीं दी गई हैं, लेकिन जितनी बातें दी गई हैं यदि आपको याद होंगी तो उसके अंतर्गत उनके संक्षिप्त जीवन परिचय इस तरह से बनता है कि फ्रांस में महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाली जो महिला नेतृत्व थी वह थी ओलंप दे गूज, जिन्होंने महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र लिखा था। इतना लिखते हैं आप तो आपको 2 अंक प्राप्त हो जाएंगे। 8वां प्रश्न हम आते हैं कि लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए अथवा गणतंत्र से क्या आशय है और भारत कब गणतंत्र बना। तो जिन्होंने लोकतंत्र को परिभाषित किया है उसके लिए उत्तर है, लोकतंत्र एक ऐसा स्वरूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। ये हमने
देखा हुआ है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों वाले अध्याय में। इसके बाद गणतंत्र से आशय जब पूछा जाता है आपसे, तो आपको पता होना चाहिए कि गणतंत्र सरकार का एक ऐसा स्वरूप है जिसके अंतर्गत राज्य का प्रमुख कोई राजा नहीं होता, ना ही किसी वंश परंपरा या खानदान का व्यक्ति होता है, अपितु मताधिकार के द्वारा राज्य के प्रमुख का चुनाव उस राज्य की जनता स्वयं करती है। इसमें राज्य जो है वह किसी राजा का निजी मामला ना होकर सार्वजनिक मामला होता है। और भारत के गणतंत्र की जहां तक बात है, तो भारत 26 जनवरी सन 1950 को गणतंत्र बना था। ये उत्तर आपने लिखा होगा तो आपको पूरे 2 अंक हासिल होंगे। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 देखते हैं हम। 9वें प्रश्न में आपके से पूछा गया है, प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली क्या कहलाती है, अथवा भारत में मताधिकार के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है। जिन्होंने प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के संबंध में लिखा है तो वो अपना उत्तर मिला लें। जब मतदाता अपने उम्मीदवार या प्रतिनिधि को प्रत्यक्ष रूप से वोट डालकर चुनते हैं तो उसे प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली कहते हैं। इस प्रणाली के अंतर्गत उम्मीदवार स्वयं मतदाता के पास जाता है, उनसे वोट मांगता है, मत मांगता है और चुने जाने के बाद अपना उत्तरदायित्व निभाता है। यह आपका हो गया प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली। अब इसके अथवा में यदि आप लोगों ने लिखा है कि भारत में मताधिकार के लिए निर्धारित आयु कितनी है, न्यूनतम आयु की बात हो रही है। अधिकतम तो जितनी व्यक्ति की आयु हो सकती है वह होगी, लेकिन न्यूनतम आयु जो है वह है 18 वर्ष। ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोगों ने अति लघु उत्तरीय प्रश्न के 10 अंक हासिल कर लिए होंगे। अब अगला निर्देश आप लोगों ने पढ़ा होगा इसमें कि प्रश्न क्रमांक 10 से प्रश्न क्रमांक 13 तक प्रश्न जो है वह लघुत्तरीय प्रवृत्ति के हैं। इनके लिए 3 अंक निर्धारित हैं और शब्द सीमा है 75। हालांकि मेरे मॉडल आंसर में शब्द सीमा बढ़ सकती है, इसलिए क्योंकि हमने अधिकतम संभावित उत्तर की तरफ गए हैं। तो हो सकता है यदि 3 अंक का यह प्रश्न है और मैंने 4 या 5 पॉइंट दिए हैं, उन 5 पॉइंट्स में से 5 बिंदुओं में से आपने यदि कोई 3 बिंदु भी लिख दिए हैं तो वह आपका उत्तर सही माना जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 को हम देखते हैं और समझते हैं। फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई। इसका अथवा पूछा है आपसे, समाजवाद क्या है। तो ये देखिए, फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई। चलिए हम देखते हैं फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थिति में हुई, इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले देखते हैं, फ्रांस में क्रांति की शुरुआत निम्न परिस्थितियों में हुई। पहला, लुई 16वें का शासन था और कई बार युद्ध की मार झेलने से फ्रांस की स्थिति आर्थिक रूप से खराब हो चुकी थी। अब उसे नए टैक्स लगाने की जरूरत थी। मजदूरों, व्यवसायियों और किसानों का शोषण हो रहा था। मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ पा रही थी। किसानों की फसलें कड़ाके की ठंड के कारण मारी गईं और खाने पीने की वस्तुओं के दाम आसमान छूने लगे। राज्य का खर्च पूरा करने के लिए लुई 16वें ने नए टैक्स लगाने का मन बनाया और एस्टेट जनरल की बैठक बुला ली। आम जनता जो थी, जो तीसरे स्टेट्स की थी, उस बैठक में उसका गुस्सा भड़क उठा। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि अब खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर चुके थे और उन्होंने नया संविधान बनाना शुरू कर दिया। इस समय कुछ दार्शनिकों के विचार और निरंकुश शासन से पूरा फ्रांस आंदोलित होने लगा था। ये उत्तर आपका हालांकि थोड़ा सा लंबा हो गया है, इसको आप लोगों ने छोटा किया होगा, लेकिन अधिकतम रूप से आपको समझ में आ सके इसलिए इस प्रश्न को मैंने पूरा लिखा। ये प्रश्न 4 अंक का भी आ सकता है, तो यह मॉडल उत्तर आप अगर इस तरह से लिखते हैं, यदि आपने इस तरह से कुछ इसका उत्तर लिखा होगा तो आपको 3 अंक हासिल होंगे। लेकिन यदि आपने समाजवाद क्या है इस शब्द को लिखा होगा तो आपको उसका उत्तर इस तरह से आएगा। समाजवाद एक आर्थिक और सामाजिक दर्शन है। समाजवादी व्यवस्था में धन संपत्ति का स्वामित्व और वितरण समाज के नियंत्रण में रहता है। समाजवादी विचारधारा वह विचारधारा है जो निजी संपत्ति को रखने की विरोधी होती है और समाज में सभी को न्याय और संतुलन पर आधारित विचारधारा ही समाजवादी विचारधारा है। मुख्यतः समाजवाद को पूंजीवाद के सिद्धांतों के खिलाफ देखा जाता है। तो इस तरह से प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर हो जाता है। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11 जो आपसे पूछता है सार्वभौमिक अधिकार क्या है,
कुछ प्रमुख मानवाधिकारों का उल्लेख कीजिए अथवा ड्यूमा के बारे में संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो आपको बता दें कि सार्वभौमिक मताधिकार जो है वह है राज्य द्वारा बिना किसी धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान का भेद किए न्यूनतम निर्धारित आयु सीमा पूर्ण करने वाले सभी नागरिकों को मत देने का अधिकार देता है। इसी मत देने के अधिकार को सार्वजनिक मताधिकार कहते हैं और इस मताधिकार के माध्यम से उस राज्य की जो जनता है वह राजनीतिक रूप से अपने राज्य में हस्तक्षेप करती है। कुछ प्रमुख मानवाधिकारों की अगर हम बात करते हैं तो वो है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, जिनके बारे में हमने फ्रांसीसी क्रांति के दौरान पढ़ा और समझा था। अब यदि आपसे ड्यूमा के बारे में पूछा जाता है तो आप अथवा में ड्यूमा के बारे में इस तरह से लिख सकते हैं कि 1905 की क्रांति के दौरान रूस के जार निकोलस द्वितीय द्वारा सलाहकार या विधायी कार्यों के लिए एक निर्वाचित परामर्शदाता संगठन के गठन पर अपनी सहमति प्रदान कर दी। इसी निर्वाचित परामर्शदाता संसद को या राष्ट्रीय संसद को रूस में ड्यूमा कहा जाता है। जैसा कि आपको पता है कि पहली ड्यूमा 75 दिन में और दूसरी ड्यूमा राजा ने 3 महीनों में अर्थात 120 दिनों में, यहाँ पर 180 दिन लिखा है, ये गलत है, 120 दिनों में दूसरी ड्यूमा को भंग कर दिया था। हालांकि तीसरी ड्यूमा जो है वह अधिक दिनों तक चली थी, लेकिन इसे भी रूसी क्रांति के दौरान सन 1917 में भंग कर दिया गया था। तो इस तरह से 11 प्रश्न होने के बाद 12वां प्रश्न आपसे भूगोल विषय में आ जाता है। भूगोल के अंतर्गत अध्याय 2 में है ये जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बांगर अथवा खादर में क्या अंतर है। और दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग कौन से हैं, किसी एक विभाग का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हम बांगर और खादर में अंतर देख लेते हैं। 4 अंतर, हालांकि 3 अंतर आप लोगों ने इनमें से कोई लिख दिए होंगे तो आपको पूरे 3 अंक मिल जाएंगे। मैंने 4 अंक इसमें देने का प्रयास किया था कि इन 4 में से कोई 3, 5वां भी हो सकता है कुछ, ये आपके शिक्षक के ऊपर निर्भर करता है कि जो आपने सच लिखा होगा। मैंने यहाँ पर जो आपको मॉडल आंसर के रूप में अंतर बताया है वो इस तरह से है कि बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी या बांगर क्षेत्र या खादर क्षेत्र, इन दोनों को अलग अलग लिखकर इसमें इस तरह से अंतर मैंने दिया है। पहला, ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी वाले भूभाग हैं बांगर, लेकिन खादर मिट्टी इसके उलट है, ये नवीनतम जलोढ़ मिट्टी वाले भूभाग होते हैं। बांगर मिट्टी की जो संरचना होती है वह जलोढ़ के जमाव के कारण छज्जे नुमा हो जाती है, जैसे मधुमक्खी के या क्या कहते हैं जो बर्रैया होती है उसके छत्तन्ने बन जाते हैं, उस तरह के। जबकि खादर मिट्टी जो है हर वर्ष बदलती रहती है। बांगर मिट्टी का तीसरा बिंदु, बांगर क्षेत्र का तीसरा बिंदु, ये नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित होते हैं और खादर क्षेत्र जो है ये नदियों के बाढ़ वाले मैदान ही होते हैं। चौथा, बांगर क्षेत्र या यह भूभाग पूरी तरह अनुपजाऊ होता है, जबकि खादर वाला क्षेत्र जो है वह अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र होता है। अब अथवा इसमें हम देखते हैं कि भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग कौन कौन से हैं। तो पहला हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा उत्तरी मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा भारतीय मरुस्थल, 5वां तटीय मैदान और 6वां द्वीप समूह। इनमें से किसी एक के बारे में वर्णन करने को यदि आपको संक्षिप्त करने को इसमें प्रश्न में पूछा गया है तो हमने यहाँ पर हिमालय पर्वत श्रृंखला का वर्णन किया है। हो सकता है आप लोगों ने उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह किसी एक का किया होगा, लेकिन मैंने मॉडल आंसर में हिमालय पर्वत श्रृंखला का जो है संक्षिप्त वर्णन करते हुए दिया है कि भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां और तेज बहने वाली नदियां हैं। इसके बाद 13वां प्रश्न आता है, 3 अंक का है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में अंतर। इसके अथवा में आपसे पूछा गया है कि प्रवाल क्या है और भारत के उन द्वीपों के बारे में बताइए जो प्रवाल से निर्मित हैं। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का अंतर आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पूर्वी घाट दक्षिण के पठार का पूर्वी सिरा, जबकि पश्चिमी घाट पश्चिमी सिरा होता है।
यहाँ पर दक्षिण के पठार का पूर्वी सिरा लिखा गया, ये गलत है। यहाँ पर पश्चिमी, आप लोग पढ़िए इसको कि दक्षिण के पठार का पश्चिमी सिरा पश्चिमी घाट कहलाता है और पूर्वी सिरा पूर्वी घाट कहलाता है। पूर्वी घाट सतत हैं जिनको सीधे पार करना कठिन होता है, जबकि पश्चिमी घाट अनियमित हैं। पूर्वी घाट की ऊंचाई पश्चिमी घाट की तुलना में कम है और पश्चिमी घाट की ऊंचाई अधिक है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत महेंद्रगिरी है, जबकि पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर अनाईमुड़ी है। तो ये अंतर आपको 3 लिखने थे, मैंने यहाँ पर 4 अंतर आपको दर्शाए हैं। और भी अंतर पाठ्य पुस्तक से निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको ये 4 अंतर दिए हैं। इनमें से कोई 3 अंतर यदि आप लिखते हैं तो आपको पूरे 3 अंक मिलेंगे। अब दूसरा प्रश्न प्रवाल को लेकर के था कि प्रवाल किसे कहते हैं। तो प्रवाल, पॉलिप्स जो है वह कम समय तक जीवित रहने वाला एक सूक्ष्म प्राणी होता है जो कि समूह में रहता है, इकट्ठा रहता है। इसका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है। इनसे कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव लगातार होता रहता है, जिसकी वजह से ये चट्टानों के रूप में परिवर्तित हो जाता है ये स्राव। प्रवाल से निर्मित प्रमुख भारतीय द्वीप का जो नाम है वह है लक्षद्वीप समूह। तो इस तरह से आप लघुत्तरीय प्रश्नों को हल कर लेते हैं। अब बारी आती है 4 अंक के प्रश्नों की। तो 4 अंकों के प्रश्नों को हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के नाम से यहाँ पर देख रहे हैं और इनकी शब्द सीमा 100 शब्द है। प्रश्न क्रमांक 14, भारत की भौगोलिक स्थिति का वर्णन करते हुए उसके पड़ोसी देशों के नाम लिखिए, अथवा भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा भी दी जाती है, वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर हम 14वें प्रश्न का उत्तर में पहले देखते हैं। भारत की जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में यदि हम देखें तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी शब्द गलत है। भारत उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है और इसका मुख्य भूभाग 8 अंश 4 मिनट उत्तर से 37 अंश 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 अंश 7 मिनट पूर्व से 97 अंश 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। कर्क रेखा जो 23 अंश 30 मिनट पर उत्तर में है वह भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। मुख्य भूभाग जो है वह है दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। मुख्य भूभाग के यदि हम दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी में देखते हैं तो वहां पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है, जबकि दक्षिण पश्चिम में अरब सागर वाले भाग में लक्षद्वीप समूह स्थित है। अब हम देखते हैं भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो उत्तर पश्चिम में है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। उत्तर में 3 देश हैं, चीन, नेपाल और भूटान, जबकि उत्तर पूर्व में है म्यांमार तथा बांग्लादेश। दक्षिण में यदि हम देखते हैं तो द्वीप समूह राष्ट्र हैं जिनमें श्रीलंका और मालदीव आते हैं। तो इस तरह से आप पूरा लिखने पर 4 अंक प्राप्त करते हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि भारत का जो हिस्सा है, भारत को जो है उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है। चलिए हम इसको समझते हैं। उपमहाद्वीप को समझने के पहले हमको द्वीप को समझना होगा। द्वीप अर्थात पानी के बीच स्थित स्थल खंड को द्वीप कहते हैं और पानी का यह भाग जो है यह नदी का भी हो सकता है और समुद्र का भी हो सकता है। अब बात करते हैं हम उपमहाद्वीप की। तो यह स्थल खंड द्वीप की तुलना में बड़े तथा महाद्वीप की तुलना में छोटे होते हैं। भारत की स्थिति हिंद महासागर के मध्य में स्थित है। हिंद महासागर से लगे देशों में ऐसी स्थिति एशिया के किसी और देश के पास नहीं है। इसलिए भारत देश के नाम पर ही हिंद महासागर का नाम पड़ा और भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित जो देश हैं वे हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। इस तरह से प्रश्न क्रमांक 14वां आपका पूर्ण होता है। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 15 कि भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए अथवा हिमालय पर्वत श्रृंखला का वर्णन कीजिए। तो पहले हम उत्तरी मैदान को देख लें और समझ लें। 4 अंक का यह प्रश्न है। भारत का उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान जो है 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर में है। यह मैदान 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 332 किलोमीटर तक चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण यह भारत का सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र है। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपभागों में हमने डिवाइड किया हुआ है। पहला पंजाब का मैदान
दूसरा गंगा का मैदान और तीसरा ब्रह्मपुत्र का मैदान। आकृतिक भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को 4 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। जो 4 भाग हैं वे हैं भाबर, तराई, बांगर या भांगर और खादर। इस तरह से प्रश्न क्रमांक 15वें का एक प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। अगला प्रश्न जो अथवा में पूछा गया था कि हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में कुछ लिखना है हमको, तो आपको यहाँ पर इस तरह से लिखना होगा। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय एक अस्थिर स्थलाकृति है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति है। हिमालय पर्वत श्रृंखला में ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां तथा तेज बहने वाली नदियां हैं। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम से पूर्व तक सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली हुई हैं। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है जो 2400 किलोमीटर लंबे अर्धवृत्त का निर्माण करती हैं। यह असममित आकृति है। कश्मीर की तरफ इसकी चौड़ाई ज़्यादा है 400 किलोमीटर, जबकि अरुणाचल प्रदेश की तरफ इसकी चौड़ाई कम होती जाती है 150 किलोमीटर। देशांतरी विस्तार से हिमालय को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे उत्तरी भाग महान हिमालय या हिमाद्री, इसके बाद निम्न हिमालय या हिमाचल और दक्षिणी भाग को शिवालिक कहते हैं। पश्चिम से पूर्व की तरफ हिमालय को 4 भागों में क्लासिफाइड किया है। पहला पंजाब हिमालय, दूसरा कुमाऊं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय और चौथा असम हिमालय। ये नदी घाटियों के बीच में स्थित है। हिमालय के सबसे पूर्वी भाग को हम पूर्वांचल के नाम से जानते हैं, जिसके अंतर्गत पटकाई, नागा, मिजो और मणिपुर पहाड़ियां आती हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 अब हम देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 आपसे पूछता है, बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए तथा 18वीं अथवा में पूछा गया है 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज की दशा का वर्णन कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम बोल्शेविकों द्वारा किए गए परिवर्तनों को देखते हैं। तो नंबर 1, बोल्शेविक निजी संपत्ति के पक्षधर नहीं थे, अतः अधिकतर उद्योगों और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। भूमि को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया और किसानों को उस भूमि का कब्जा दे दिया गया। शहरों और बड़े घरों के परिवार की आवश्यकता के अनुसार हिस्से कर दिए गए। पुराने अभिजात्य वर्ग को पदवियों के प्रयोग पर रोक लगा दी गई। परिवर्तन को स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविकों ने सेना और कर्मचारियों की नई यूनिफॉर्म तय कर दी। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक कर दिया गया। इस तरह से ये प्रमुख परिवर्तन बोल्शेविकों की अक्टूबर क्रांति के बाद सामने आए। अब हम देखते हैं 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज कैसा था। तो आप देखें यहाँ पर फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में विभाजित था। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट तथा तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट के अंतर्गत पादरी वर्ग, द्वितीय स्टेट के अंतर्गत कुलीन वर्ग तथा तृतीय स्टेट में बड़े व्यापारी, कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर और भूमिहीन मजदूर तथा नौकर होते थे। जबकि प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त थे। उनको किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होता था। और तीसरे स्टेट्स के लोग सारे अधिकारों से वंचित थे और टैक्स भी यही लोग देते थे। दूसरे स्टेट्स के जो कुलीन लोग थे उनको अन्य प्रकार के सामंती विशेषाधिकार भी प्राप्त थे और वे किसानों से सामंती टैक्स भी वसूलते थे। बदले में किसान अपने स्वामियों की सेवा करता, उनके घरों में खेतों में काम करता, सैन्य सेवाएं देता, सड़क निर्माण करता, मतलब नौकरों की तरह तीसरे स्टेट्स के लोग जीते थे। और यही तीसरे स्टेट्स के लोग करों के बोझ तले दबे थे, जबकि प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोग तीसरे स्टेट्स पर अत्याचार करते। राज्य द्वारा भी तीसरे स्टेट्स को कोई रियायत नहीं दी जाती थी। तीसरे स्टेट के मजदूरों को महंगाई बढ़ने पर मजदूरी भी नहीं बढ़ाई जाती थी। तत्कालीन समाज में अमीर और गरीब के बीच का अंतर एक बड़ी खाई की तरह हो गया था। तो ये फ्रांस की तत्कालिक समाज की स्थिति थी। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 17। प्रश्न क्रमांक 17 आपसे पूछता है, डायरेक्टरी के शासन से क्या अभिप्राय है, यह कहां और क्यों लागू किया गया था, अथवा रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात 1905 से पहले कैसे थे। इसका उत्तर, सबसे पहले डायरेक्टरी शासन हम देखते हैं। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके को, मतलब गरीबों को, फिर से मताधिकार से वंचित कर दिया गया। इस संविधान में 2 चुनी हुई विधान परिषदों का प्रावधान था। इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका को नियुक्त किया और इसी कार्यपालिका को डायरेक्टरी या डायरेक्टरी का नाम दिया गया।
यह डायरेक्टरी का शासन फ्रांस में लागू किया गया, क्योंकि इस प्रावधान के जरिए जैकोबिनों के शासनकाल में एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई थी। आपको याद होगा सन 1793 से 1794 तक जैकोबिन की जो सरकार बनी थी मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के नेतृत्व में, वह आतंक की सरकार थी। रॉबेस्पियर तानाशाही की तरह हो गया था। तो उस एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने के लिए इस डायरेक्टरी के शासन को लाया गया। एक व्यक्ति एक केंद्रित शासन व्यवस्था में शासक के तानाशाह होने की आशंका रहती थी। तो इस तरह से डायरेक्टरी का जो शासन था वह फ्रांस में लागू किया गया, और इसलिए लागू किया गया ताकि एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचा जा सके। इसके बाद दूसरा प्रश्न, रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात। हम देखते हैं तो सामाजिक हालात के बारे में हम ऊपर भी देख चुके हैं। सामाजिक हालात जिस तरह से ऊपर हमने देखा फ्रांस के थे, लगभग वैसे ही हालत रूस की हुआ करती थी। रूस का जो समाज था वह 3 भागों में विभाजित था। पहला वर्ग कुलीनों का, दूसरा अमीर वर्ग का, और दूसरे वर्ग में अमीर और उद्योगपति भी आया करते थे, जबकि तीसरे वर्ग में मजदूर, किसान जो गरीब होते थे। पहला जो 2 वर्ग थे उनको जार मतलब वहाँ के राजा द्वारा विशेषाधिकार प्राप्त थे। तीसरा वर्ग जैसे फ्रांस में था वैसे यहाँ पर कई सामाजिक स्तरों में बटा हुआ था। कुछ मजदूर अपने मूल गांव से भी जुड़े हुए थे, जबकि बहुत सारे मजदूर स्थायी रूप से औद्योगिकरण के कारण शहरों में रहने लगे थे। शहरी और ग्रामीण मजदूरों में योग्यता का, दक्षता का काफ़ी अंतर था। इसके बावजूद भी इन मजदूरों में आपसी समन्वय था और ये संगठित रहते थे, एक दूसरे की पीड़ा को बांटा करते थे। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। तो उस समय रूस जो है कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था हुआ करता था। रूसी साम्राज्य की लगभग 85% जनता आजीविका के लिए खेती पर निर्भर थी। ऐसी स्थिति यूरोप के अन्य देशों में नहीं थी। रूसी साम्राज्य के किसान अपनी ज़रूरत के साथ साथ बाजार के लिए भी पैदावार करते थे। मतलब रूस जो है वह अनाज का एक बहुत बड़ा निर्यातक देश था। हालांकि रूस में उद्योग बहुत कम थे, किंतु रेल नेटवर्क के विस्तार और विदेशी पूंजी निवेश से यहाँ उद्योगों का धीरे धीरे विकास होने लगा था, मुख्यतः सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को के इलाके में। ज़्यादातर कारखाने उद्योगपतियों की निजी संपत्ति हुआ करते थे और वहाँ पर औद्योगिक उत्पादों के लिए रूस बड़े बड़े कारखानों की अपेक्षा स्थानीय कारीगरों की जो वर्कशॉप्स हुआ करती थी उन पर भी डिपेंडेंट हुआ करता था। अब बात करते हैं हम राजनीतिक स्थिति की। तो रूस में जार के द्वारा सभी राजनीतिक पार्टियों को गैरकानूनी घोषित करके रखा था। इसके बावजूद भी मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन कर लिया था। उसके बाद उसके विरोधी पार्टी के तौर पर सोशल रिवॉल्यूशनरी पार्टी का गठन हुआ, जो सन 1900 में किया गया। राजनीतिक रूप से अगर हम देखा जाए तो रूस पूरी तरह से जारशाही के अधीन था। तो इस तरह से हमने 1905 के पूर्व रूसी समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था के बारे में आंसर देखा। आपने इस तरह से लिखा होगा। यदि बीच में कुछ चीज़ें छूट भी गई होंगी तो आपको नंबर प्राप्त हो जाएंगे। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है वह 18वें नंबर का है। 4 अंक का यह प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के प्रमुख बिंदुओं का वर्णन कीजिए, अथवा संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था, संविधान निर्माण की प्रमुख समितियों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हम, ये सरल प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के प्रमुख बिंदु। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, समता, बंधुत्व, इस तरह के शब्दों का प्रयोग प्रस्तावना में किया गया है, जिसमें 4 प्रमुख शब्द मैंने यहाँ पर उठाए हैं। हो सकता है आप लोगों ने समता या अन्य बिंदुओं को लेकर के उसमें लिखा हो। तो प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य है भारत को स्वयं से जुड़े सभी मामलों के लिए फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती। समाजवादी शब्द का जो अर्थ है उसको मैंने यहाँ पर लिखा है, भारत देश में जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कायदे कानून इस तरह से बनाए जाएंगे कि संपत्ति का बंटवारा किसी को व्यक्तिगत ना करके समाज में समानता के साथ किया जाएगा। पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ है भारत देश में नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता होगी, किसी भी धर्म को राज्य द्वारा आश्रय नहीं दिया जाएगा, सरकार सभी पंथों को समान रूप से सम्मान देती रहेगी। लोकतंत्रात्मक शब्द का अर्थ सरकार का एक ऐसा स्वरूप
जिसमें सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। नागरिक ही अपने शासक का चुनाव करते हैं और एक शब्द दिया है गणराज्य। इसके अंतर्गत शासन का प्रमुख नागरिकों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, ना कि किसी वंश अथवा खानदान का। इसके अथवा में संविधान के बारे में पूछा गया था कि संविधान सभा का गठन और इससे संबंधित प्रमुख समितियों के बारे में। तो संविधान सभा का गठन का उल्लेख तो हमारी किताब में दिया हुआ है राजनीति विज्ञान की, लेकिन उससे संबंधित जो विभिन्न प्रकार की जो समितियां थी उनमें प्रारूप समिति का बस उल्लेख मिलता है, अन्य समितियों का नहीं। लेकिन उत्तर में मैंने समाविष्ट करने का प्रयास किया है। संविधान सभा का गठन चुने हुए जनप्रतिनिधियों की सभा जो संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है, उसे संविधान सभा कहते हैं। भारत की संविधान सभा का गठन निम्नानुसार हुआ। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए। सार्वभौमिक मताधिकार नहीं होने के कारण संविधान सभा का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से नहीं हुआ था। इसके लिए चुनाव प्रांतीय असेंबलियों के मेंबर्स के द्वारा किया गया था। संविधान सभा में लगभग सभी भौगोलिक क्षेत्रों के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व मिला। संविधान सभा में सभी जाति, धर्म और क्षेत्र के लोगों का समावेश हुआ। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई। विभाजन के बाद संविधान सभा भी विभाजित हो गई। इस प्रकार संविधान सभा में कुल 299 सदस्य थे और इस प्रकार संविधान सभा का गठन हुआ। अब संविधान सभा की प्रमुख समितियों के नाम जो कि आपकी स्क्रीन पर इस तरह से दिख रहे हैं: प्रक्रिया विषयक समिति, संचालन समिति, वित्त एवं स्टाफ समिति, प्रत्यय पत्र संबंधी समिति, आवास समिति, कार्य संचालन संबंधी समिति, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, संविधान सभा के कार्यकरण संबंधी समिति और इन सब की जो ड्राफ्टिंग थी उसको कंप्लीट करने वाली थी ड्राफ्टिंग कमेटी, मतलब प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 देखते हैं। निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए अथवा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान स्वस्थ लोकतंत्र की आधारशिला से स्पष्ट कीजिए। तो निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्यों के बारे में आपकी किताब में तो उतना स्पष्ट नहीं दिया है, लेकिन टीचर ने आपको क्लास में पढ़ाया होगा तो बताया होगा कि निर्वाचन की जितनी भी प्रक्रिया होती है, जो भी प्रोसेस होती है, वह सारी प्रोसेस निर्वाचन आयोग को प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत प्राप्त होती है और वही उसके प्रमुख कार्य कहलाते हैं। जैसे निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन। निर्वाचन आयोग जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन करती है, जिन क्षेत्रों से जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं। इन क्षेत्रों को सीट भी कहा जाता है। इसके बाद निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण तय करती है। निर्वाचन आयोग सभी वर्गों के प्रतिनिधि संसद में पहुंचे, इसके लिए संबंधित अनुसूचित जाति वर्ग के जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण तय करती है। तीसरा बिंदु, मतदाता सूची तैयार करना। चौथा, उम्मीदवारों का नामांकन आमंत्रित करना और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करना। पांचवा, चुनाव की अधिसूचना जारी करना। चुनाव आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करता है और यहीं से आदर्श चुनाव संहिता लागू होती है। इसके बाद चुनाव संपन्न कराना अर्थात मतदान, और अंत में मतगणना, मतलब चुनाव उपरांत उम्मीदवारों को प्राप्त मतों की गणना करना तथा सबसे ज़्यादा मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित करना। ये चुनाव आयोग के, निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य होते हैं। अब हम अथवा में देखते हैं कि स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान स्वस्थ लोकतंत्र की आधारशिला है। यह बात सत्य है, क्योंकि लोकतंत्र जनता का शासन है। इसमें जनता अपने मताधिकार के द्वारा प्रतिनिधि चुनती है। चुने गए प्रतिनिधि सरकार का गठन करते हैं। इसलिए लोकतंत्र में जनता द्वारा किया गया मतदान ही सबसे बड़ी ताकत होता है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में एक एक वोट का बहुत महत्व होता है। लोगों को लोकतंत्र में अपने सबसे बड़े हथियार का प्रयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर करना चाहिए। इससे लोकतंत्र स्वस्थ तथा पवित्र बना रहता है। इसे हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान होने से जनता की पसंद का उम्मीदवार ही विजयी होता है, जो कि जन अपेक्षाओं पर खरा उतरता है। इसके विपरीत यदि प्रलोभन अथवा भय में आकर मतदान किया जाए तो विजयी उम्मीदवार जन अपेक्षाओं पर खरा उतरे, यह जरूरी नहीं होता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान होने पर सत्ता में बैठे लोगों को भी हारने का डर बना रहता है और वो अच्छा कार्य करते हैं। साथ ही विपक्षी दलों को भी सत्ता में आने की और जीतने की आशा बनी रहती है। यदि
मतदान निष्पक्ष और स्वतंत्र ना हो तो किसी दल विशेष की सत्ता हमेशा बनी रहेगी, जिससे तानाशाही का खतरा बना रहता है। इस तरह से आपने प्रश्न 19 कंप्लीट किए। अब प्रश्न क्रमांक 20, बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी के विभिन्न प्रकारों को स्पष्ट कीजिए अथवा व्यावसायिक क्रियाकलाप के विभिन्न प्रकारों का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो अर्थशास्त्र का यह प्रश्न है, जिसमें सबसे पहले हम बेरोजगारी क्या है इसको देखते हैं। तो बेरोजगारी उस स्थिति को कहा जाता है जब बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार हासिल ना कर सकें। हालांकि बेरोजगारी की परिभाषा हर देश में अलग अलग होती है। जैसे अमेरिका में यदि व्यक्ति को उसकी योग्यता के हिसाब से नौकरी नहीं मिल रही तो वहां पर उसे बेरोजगार माना जाता है। भारत के संदर्भ में बेरोजगारी को ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। चलिए हम बात करते हैं, पहले देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र की बेरोजगारी। ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी है। मौसमी बेरोजगारी वह बेरोजगारी है जो इस कारण उत्पन्न होती है कि कुछ व्यवसायों में श्रमिक की मांग वर्ष के कुछ समय के लिए होती है। इस प्रकार की बेरोजगारी में लोग वर्ष के कुछ विशेष मौसम में बेरोजगार रहते हैं और बाकी समय उनको रोजगार उपलब्ध रहता है। अधिकतर कृषि क्षेत्रों में इस तरह की बेरोजगारी दिखाई देती है, इसलिए कृषक वर्ष के बाकी महीनों में बेरोजगार रहते हैं। शक्कर के कारखाने, बर्फ बनाने के कारखाने तथा इसी प्रकार के कई उद्योग जो मौसमी होते हैं, वहां पर भी इस तरह की मौसमी बेरोजगारी देखी जाती है। अब हम बात करते हैं प्रच्छन्न अर्थात छुपी हुई बेरोजगारी की। तो ऐसी स्थिति जिसमें मजदूर काम में बहुत ज़्यादा लगे हैं, जैसे यदि कोई काम है वहाँ पर 10 मजदूर काम कर रहे हैं, लेकिन वह काम केवल 4 मजदूरों से भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति जिसमें जितने श्रमिक काम पर लगे हुए हैं उनसे कम की आवश्यकता होती है। अर्थात जब किसी काम पर जितने श्रमिकों की वास्तव में आवश्यकता होती है उससे अधिक लोग काम पर लगे हों तो इन लोगों की जो बेरोजगारी है उसको छिपी हुई बेरोजगारी के नाम से या प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। दूसरा आता है नगरीय क्षेत्र की बेरोजगारी। नगरीय क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी एक सामान्य परिघटना हो गई है। शिक्षित बेरोजगारी से तात्पर्य उन लोगों की बेरोजगारी से है जो सामान्य रूप से शिक्षित होते हैं। शिक्षित बेरोजगारी खुली बेरोजगारी अथवा अल्प बेरोजगारी दोनों प्रकार की होती है। कुछ शिक्षित लोग पूर्ण रूप से बेरोजगार होते हैं, उन्हें कोई काम नहीं मिलता, जबकि इसके विपरीत कुछ शिक्षित लोगों को काम मिला हुआ है तो वह काम या तो उनकी शिक्षा के अनुरूप नहीं होता या उनकी क्षमता से कम होता है। तो इस तरह के व्यक्तियों को अल्प बेरोजगार कहा जाता है। अब इसके बाद अगला प्रश्न है व्यावसायिक क्रियाकलापों के जो विभिन्न प्रकार हैं उनका वर्णन करना है। तो इसमें डेयरी, लघु स्तरीय विनिर्माण, दुकानदारी और परिवहन के बारे में लिखना है आपको। डेयरी पशुपालन भी कृषि का एक स्वरूप है जिसमें व्यावसायिक क्रिया के रूप में अपनी आय में वृद्धि के लिए इसे अपनाया जाता है। इसमें भैंस, गाय अथवा बकरी पालन करते हुए दूध का उत्पादन किया जाता है तथा उसे दूध को नगरों, कस्बों अथवा स्थानीय ग्रामों में बेचकर आय में वृद्धि की जाती है। लघु स्तरीय विनिर्माण में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के विपरीत ग्रामीण स्तर पर पारिवारिक श्रम की सहायता से छोटे स्तर पर विनिर्माण कर आय में वृद्धि करना व्यावसायिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। इसमें स्थानीय स्तर पर खेतों पर, घरों में ईंट निर्माण, बांस की टोकरी, बीड़ी निर्माण इत्यादि माध्यम से व्यावसायिक क्रियाएं की जाती हैं। तीसरा है दुकानदारी, जिसमें बाजारों से थोक माल लेकर आए बड़े नगरों या कस्बों से और छोटी दुकानों पे बेचने लगे। इसके अंतर्गत छोटे छोटे जनरल स्टोर या किराना दुकान अथवा कंप्यूटर सेंटर भी संचालित किया जाता है। और इसके बाद परिवहन, गांव से नगरों अथवा कस्बों में आने जाने वाले सभी लोगों के पास परिवहन के साधन नहीं होते हैं। ऐसे में कुछ लोगों द्वारा ऑटो या लोडिंग वाहन के द्वारा सवारी तथा माल का परिवहन करते हुए आय में वृद्धि की जाती है। यह एक व्यावसायिक क्रियाकलाप है। तो इस तरह से 4-4 अंक के यह प्रश्न पूर्ण होते हैं। अब बारी आती है 5 अंकों के प्रश्नों की, जिनकी शब्द सीमा है 150। हालांकि ये जो प्रश्न दिया है 5 अंक का, प्रश्न 20वां, नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है। आपके इतिहास की किताब में नेपोलियन के उदय को लेकर के समझने की जहां तक बात है तो वह 3 अंक का प्रश्न होना चाहिए। यहाँ पर 5 अंक का दिया है, लेकिन इसका उत्तर 150 शब्दों से कम में ही सीमित हो जाता है। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद फ्रांस के नए संविधान में 2 चुनी हुई परिषदों का प्रावधान किया गया।
ये परिषद 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका की नियुक्ति करती थी और इस कार्यपालिका को हम बोलते थे डायरेक्टरी। किंतु एक व्यक्ति केंद्रित व्यवस्था के खिलाफ बनाई गई ये डायरेक्टरी आपस में झगड़ा करने लगी। विधान परिषद के जो सदस्य थे वो डायरेक्टरी को भंग करने की चेष्टा करते रहते और इस डायरेक्टरी और विधान परिषद के झगड़े की वजह से फ्रांस में एक राजनीतिक अस्थिरता का माहौल पैदा हो गया और इस अस्थिरता के बीच में वहां के जो सेनापति था नेपोलियन, उसका मार्ग उदय का प्रशस्त हो गया। नेपोलियन पहले तो डायरेक्टरी का प्रथम बना और थोड़े ही समय बाद उसने स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। उसने अपनी योग्यता और कुशलता से फ्रांस में शांति व्यवस्था स्थापित भी कर ली। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 1769 ईस्वी में रोम सागर के द्वीप कोर्सिका की राजधानी अजाशियो में हुआ। वह असाधारण प्रतिभा का स्वामी था। उसने पेरिस के फौजी स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर सेना में भर्ती हुआ और असीम वीरता, साहस और सैनिक योग्यता के दम पर उन्नति करते हुए सेनापति बन गया। उसने ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया के विरुद्ध विजय भी हासिल की। इसके बाद अगला प्रश्न जो है वह था 1917 में जार का शासन क्यों खत्म हो गया। तो चलिए इसका उत्तर इस तरह से लिखना है। 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस द्वितीय का शासन था। जार निकोलस द्वितीय एक निरंकुश राजा था तथा राजा को संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत लाने के लिए उदारवादी राजनीतिक लोग मुहिम छेड़े हुए थे। इसी बीच 1950 को एक उथल पुथल हुई और राजा को निर्वाचित प्रतिनिधियों की संस्था ड्यूमा का गठन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। राजा ने ड्यूमा का गठन तो कर दिया किंतु वह लगातार इसे भंग करने के लिए प्रयास करता रहता था। तीसरी ड्यूमा अपना कार्यकाल निरंतर कर रही थी और 1917 में पेट्रोग्राद में भूखे और गरीब मजदूरों ने हड़ताल कर दी। हड़ताली मजदूरों के दमन के लिए कुछ घुड़सवार सैनिक भेजे गए। इन घुड़सवार सैनिकों ने मजदूरों का समर्थन कर दिया और परिषदों का गठन कर लिया। इन्हीं परिषदों को सोवियत कहा गया। राजा के कमांडरों ने राजा जार निकोलस द्वितीय को सिंहासन त्यागने का मशवरा दिया और अंततः राजा ने 2 मार्च 1917 को गद्दी त्याग दी। इस तरह 1917 में जार के शासन का अंत हो गया। चलिए प्रश्न क्रमांक 22 और अंतिम प्रश्न 5 अंक का है ये। हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से भारत को किस तरह का लाभ हुआ। और दूसरा है हिमालय पर्वत भारत के लिए क्यों महत्व है। बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको ध्यान से देखिएगा। इनके उत्तर आगामी परीक्षाओं में भी ये पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले बात हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति वाले प्रश्न की। हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित भारत की स्थिति एशिया महाद्वीप में केंद्र पर है। भारत को इस स्थिति का लाभ प्राचीन काल से मिलता आ रहा है। इस स्थिति के कारण भारत के जलमार्ग द्वारा पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एशिया और पूर्वी एशिया के देशों में पहुंचा जा सकता था। अतः भारत में इन देशों के साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध स्थापित किए गए। भारत की इस स्थिति का महत्व इस बात से और भी स्पष्ट हो जाता है कि देश के साथ लगते महासागर का नाम भारत अथवा हिंदुस्तान के नाम पर हिंद महासागर पड़ा। हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे निम्न प्रकार से लाभ प्राप्त हुआ है। पहला, व्यापारिक लाभ। समुद्री मार्ग से व्यापार सहज, सुलभ और सस्ता पड़ता है, जिससे भारत का विभिन्न देशों से व्यापारिक संबंध मजबूत है। जलवायुगत लाभ। मानसूनी हवाओं से भारत में मानसूनी वर्षा होती है, जिससे कृषि उत्पादन बहुत अच्छा होता है। तीसरा, भारत के भू राजनीतिक, सामरिक, आर्थिक, व्यापारिक आदि अनेक हितों की पूर्ति हिंद महासागर से ही होती है। हिंद महासागर एशिया, यूरोप और अफ्रीका तीनों महाद्वीपों को जोड़ता है तथा इसका तेल व्यापार की दृष्टि से विशेष महत्व है। भारत का लगभग 78% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हिंद महासागर से ही होता है। पांचवा, भारत के संसाधनों की भी एक बड़ी मात्रा इसी महासागर से प्राप्त होती है। भारत के प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम का 2/3 भाग हिंद महासागर की विभिन्न शाखाओं, विशेषकर अरब सागर से प्राप्त होती है। तो इस तरह से अब 22वें प्रश्न का अथवा हिमालय पर्वत के बारे में हम देखते हैं कि हिमालय पर्वत से प्रश्न जो था वह इस तरह का था कि हिमालय पर्वत से भारत को क्या लाभ है या हिमालय पर्वत का भारत में क्या महत्व है। तो हिमालय एक पर्वत तंत्र है जो भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करता है। यह पर्वत तंत्र मुख्य रूप से 3 समानांतर श्रेणियों महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक से मिलकर बना है।
जो पश्चिम से पूर्व की ओर एक चाप की आकृति में 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। इस हिमालय पर्वत का भारत के लिए बहुत अधिक महत्व है, जिसे इस प्रकार समझा जा सकता है। प्राकृतिक महत्व। उत्तरी भारत का मैदान या सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान हिमालय से लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित है। हिमालय की विशाल पर्वत श्रृंखलाएं साइबेरियाई शीतल वायु राशियों को रोककर भारतीय उपमहाद्वीप को जाड़ों में अधिक ठंड से बचाती हैं। यह पर्वत श्रेणियां मानसूनी पवनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करके इस क्षेत्र में पर्वतीय वर्षा कराती हैं, जिस पर इस क्षेत्र का पर्यावरण और अर्थव्यवस्था काफी हद तक निर्भर है। हिमालय की उपस्थिति ही वह कारण है जिसकी वजह से भारतीय उपमहाद्वीप के उन क्षेत्रों में भी उष्ण और उपोष्णीय कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित हैं। अन्यथा इन क्षेत्रों में अक्षांशीय स्थिति के अनुसार समशीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु होनी चाहिए थी। इसके बाद पांचवा जो महत्व है, हिमालय की वर्ष पर्यंत हिमाच्छादित श्रेणियों और इसके हिमनद सदावाहिनी नदियों के स्रोत हैं, जिनसे भारत को महत्वपूर्ण जल संसाधन उपलब्ध होते हैं। अब बात करते हैं हम आर्थिक महत्व की। वन संसाधनों के रूप में शीतोष्ण कटिबंधीय मुलायम लकड़ी वाली वनस्पति और शंक्वाकार वनों के स्रोत के रूप में इसका आर्थिक महत्व काफी है। अन्य विविध वनोपजें जैसे औषधि पौधे इत्यादि की प्राप्ति। चारागाह के रूप में हिमालय का महत्व है। इसकी घाटियों में नर्म घास वाले क्षेत्र पाए जाते हैं। इन्हें पश्चिमी हिमालय में मर्ग और कुमायूं में बुग्याल या पयाल के नाम से जाना जाता है। विविध स्रोतों जैसे चूना पत्थर, डोलोमाइट, स्लेट, चट्टानी नमक इत्यादि का प्रमुख स्रोत है। फलों की खेती होती है। सदावाहिनी नदियों के जल स्रोत उपलब्ध हैं सिंचाई के लिए। पर्यटन की दृष्टि से भी ये बहुत अच्छी जगह है। पर्यावरणीय महत्व देखें तो जैव विविधता के प्रमुख क्षेत्र के रूप में फूलों की घाटी तथा अरुणाचल का पूर्वी हिमालय क्षेत्र यहाँ पर विविधता लिए हुए है जैविक रूप से। हिमालय के हिमनदों में आज जलवायु परिवर्तन के प्रमुख संकेतक के रूप में भी देखा जाता है। सामरिक महत्व। हिमालय क्षेत्र का दक्षिण एशिया के लिए हमेशा से सामरिक महत्व रहा है, क्योंकि यह एक प्राकृतिक अवरोध है जो इसके उत्तर से सैन्य आक्रमणों को अल्प संभाव्य बनाता है। वर्तमान समय में कश्मीर तथा सियाचिन विवाद इसी क्षेत्र में अवस्थित है। चीन द्वारा हिमालय के शिखरों से बनाई गई प्राकृतिक सीमा रेखा मैकमोहन रेखा को मान्यता देने से इनकार करने के कारण यह क्षेत्र भू राजनीतिक विवाद का से ग्रस्त है। हिमालय की उच्च भूमि के कारण ही नेपाल भारत और चीन के बीच अपनी बफर स्टेट की स्थिति को सुरक्षित बनाए हुए है। इस प्रकार कक्षा 9 का अर्धवार्षिक परीक्षा का यह प्रश्न पत्र हल होता है। आप लोग इस तरह से मॉडल प्रश्न पत्रों, इस तरह से इन मॉडल आंसर्स के माध्यम से अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारियां भी कर सकते हैं। इस प्रश्न पत्र को हल करने के दौरान आपने इन उत्तरों को देखा। आपसे निवेदन है कि ई क्लासेस बाय मनीष सर इस चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए मैं आपसे अब विदा लेता हूँ। धन्यवाद।